आज मैं आपको क्रोध प्रबंधन के बारे में जानकारी दूंगी, जो कि बीए पार्ट 3 के होम साइंस सेकंड का एक टॉपिक है। क्रोध संवेग इमोशन से सभी वाकिफ़ है। ये एक नकारात्मक ऊर्जा है। ये हमें आसपास अपूर्णता का एहसास दिलाता है। क्रोध हमें कई कारणों से आता है। हमारी मूल आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, नींद, भूख, ये सभी हमारी अगर न मिलें तो हमें क्रोध आता है। आलोचना के डर से, घृणा से, थकावट से, तनाव से, दूसरों के अंधविश्वासों के कारण या दूसरों को भयभीत करने के लिए, शोक में, उदासी में, भूख के कारण, नशा करने के कारण, या हमारी बात नहीं मानी जा रही या इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, तो इन सभी में हम क्रोधित हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये कार्य हमारे लिए क्यों नहीं हुए। ऐसी क्रोध को सामान्यतः तो स्वस्थ मानवीय भावना के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्रोध बढ़ने पर यदि आप तुरंत उसे नियंत्रित कर लें तो ये ठीक रहता है, अन्यथा बेकाबू होने पर उसको निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। आक्रामक रूप दिखाकर मारना, पीटना, चिल्लाना, चीखना, गालियां देना, तोड़ फोड़ मचाना और खून कर देना, मार देना इत्यादि। निष्क्रिय रूप में मन में गुस्सा आता है। स्पष्ट व दृढ़ नीति की राय से मनवाना। हमें स्पष्ट नीति हमने तय कर रखी है कि इस काम को तो हमें करना ही है। अगर कोई व्यक्ति उसको नहीं मान रहा है तो हम क्रोधित हो जाते हैं, या हम दमनकारी एटीट्यूड करते हैं कि हमें ये तो करवाना ही है, साम दाम दंड भेद, हमें ये काम करना ही है। अगर हम क्रोध पर शोध करें तो सभी धर्मों में इसको बुरा माना गया है और इसको नियंत्रित रूप में रखने का संदेश दिया गया है। ये वो नकारात्मक ऊर्जा है जो हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व सामाजिक रूप से हानि पहुंचाती है। क्रोध दूसरे को नहीं, अपने आप का दुश्मन है। शारीरिक रूप से हृदयघात, लकवा, ब्रेन हैमरेज का कारण बनता है। मानसिक रूप से हम कार्य करने योग्य नहीं रहते, सोचने योग्य नहीं रहते। भावनात्मक रूप से हमें आघात पहुंचता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। शब्द जो क्रोध में बोले गए वो शूल की तरह से चुभते हैं। सामाजिक रूप से सभी क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति से दूरी बनाए रखता है। क्रोध की अवस्था में कड़वी बोली हमें बाद में पश्चाताप ही कराती है, हमारे लक्ष्य से हमें भटका देती है। यदि हम ऊर्जा को हम सकारात्मक रूप में उपयोग में लें तो हम अपना विकास कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम करते हैं। पहला, छोटा नवजात बच्चा जो है वो गुस्सा करता है। कब गुस्सा करता है? जब वो या गुस्सा दिखाता है अपना जब उसे भूख लगती है, या उसको अपनी माँ की गोद में जाना होता है, या उसको लगता है कि मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा गुस्सा इतना हानिकारक भी नहीं है और हम इसको बर्दाश्त भी कर पाते हैं। इससे दूसरे को भी ज़्यादा हानि नहीं पहुंच रही है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, प्री स्कूल पे पहुंचता है, तो प्री स्कूल का जो बच्चा है वो भी ज़िद करता है, उसको खिलौने खरीदने हैं, उसे कुछ खाना है या उसे कुछ लेना है, या हम किसी और की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो वो थोड़ा ईगो सेंट्रिक हो जाता है। वो हक जताना चाहता है अपने आप पे। तो उसको समझाना हमारे लिए आवश्यक होता है कि क्रोध करने से काम नहीं चलेगा, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट वो कब करता है? जब वो स्कूल जाने लगता है और उसके टीचर उसे किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं करती है और वो स्टूडेंट्स में उसका वो कर देते हैं कि बहिष्कार, कि हम ऐसे बच्चे के साथ नहीं रहेंगे जो हमारे साथ खिलौने शेयर नहीं करता है, या हम ऐसे बच्चे के साथ नहीं रहेंगे जो इस तरह से लड़ता हो। तो ऐसा करने पर फाइनली उसे सरेंडर होना पड़ता है और वो अपना क्रोध भूलकर उनसे मित्रता करना चाहता है। तो उस एज में आकर हम कंट्रोल कर पाते हैं उसके क्रोध को।
फिर आता है स्कूल एज। स्कूल एज में ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो अपने मित्रों के प्रति बहुत ही वफादार होते हैं और उनको खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता है और वो उनके लिए कुछ भी कर पाते हैं। अब वो बाहर जाना है स्कूल के बच्चों को तो उनको लगता है हमें चले जाना चाहिए, ग्रुप में जा रहे हैं और उनको वो पॉजिटिव दिखता है। कई बार बच्चे भूलवश कोई काम कर लेते हैं, जैसे बरसात में भीगना, जैसे किसी पिकनिक स्पॉट पे जाना और पानी वानी से दूरी नहीं बना पाते हैं, वो कोई गेम खेल रहे हैं उसमें लड़ लिया, तो इन सब में भी उनको क्रोध आ जाता है। अब उस केस में जो क्रोध होता है उसको हम रोक सकते हैं। हम उस क्रोध को समझाकर उनको उस चीज़ का उदाहरण दे के समझा सकते हैं। वो बड़ों की बात को मानते हैं और इसमें उस समय जब अगर हम उनको समझाया जाए तो वो समझ पाते हैं कि ये क्रोध करना या मारा पीटी करना कोई उपाय नहीं है। इसकी जगह अगर आप टीचर को शिकायत कर देंगे या आप उसको समझा देंगे तो शायद ये आपके लिए हितकर होगा। जो स्कूल के बच्चे हैं वो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं कि मेरे को सर ने गलत डांट दिया या इस बच्चे की गलती थी, मुझे नहीं समझाया और उसे मुझे मार दिया, उसे नहीं मारा। तो ये सब जी उनके क्रोध के कारण बन जाते हैं। अगर बच्चा अनजान होता है और क्रोधित होकर वो कुछ गलत कर लेता है तो उसका क्रोध उसके लिए अभिशाप बन जाता है। कई बार ऐसे में बच्चे किसी पर भाटा वगैरह मार देते हैं और वो बच्चा मर जाए कर जाए तो उसको जेल हो जाती है, तो वो बाल सुधार गृह में रहता है, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो अगर हम बच्चे को शुरुआत से ये ट्रेनिंग दें कि बेटा गुस्सा बेवजह नहीं करना, गुस्सा अगर आपको आ रहा है तो थोड़ा वक्त लें, ठंडा पानी लें और पिएं और थोड़ा सोच समझ के बात को करें। जहाँ तक हो सके आप अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करें। स्कूल में कोई बात होती है तो टीचर को शिकायत करें। घर में कोई भाई बहन आपको मारता है तो आप माता पिता से शिकायत करें। और माता पिता भी बहुत ही सिंसियर होने चाहिए क्योंकि वो लोग बहुत आइडियल होते हैं उस ज़माने में। और जो स्कूल एज होती है वो आइडियल ये है कि वो ये सोच के चलते हैं कि न्याय अन्याय सब जो बड़े लोग हैं वो न्याय करते हैं, उनकी नज़र में कभी भी अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमें उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है और इन सभी कारणों से हमें ये क्रोध प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी। जब हम किशोर अवस्था में पहुंचते हैं तो लड़के लड़कियां नियम कानून को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। उस समय उनका आकर्षण सेक्स के प्रति होता है, वो अपने आइडियल को देखना चाहती हैं, पर अनुभवहीन होने के कारण धोखा खाने की संभावना अधिक होती है। माता पिता प्रेमवश उसे गलत दिशा में जाने से रोकना चाहते हैं, रिस्क वाले स्थानों से दूर रखते हैं, पिकनिक और आदि में जाने से रोकते हैं, शाम के लाइट या लेट इवनिंग में भी उनको बाहर जाने से रोकते हैं और उसे सभी प्रकार के खतरों से वो अवगत नहीं करवा पा रहे हैं, पर वो चाहते यही हैं कि मेरी बच्ची या मेरा बेटा सेफ रहे। अब भावना जो उनकी जो भावना है वो पॉजिटिव भावना है, पर बच्चे इस भावना को नहीं समझ पाते। जब किशोर या किशोरी उनके विचारों से सहमत नहीं होता, उसको लगता है मेरे फ्रेंड्स के साथ जब बाकी लोग जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जाऊं, या बाकी लोगों, क्योंकि समाज में सभी वर्ग एक साथ नहीं जी रहे हैं, एक साथ नहीं जी रहे हैं, सभी बच्चे एक से नहीं होते हैं, सभी परिवार एक से नहीं होते हैं। आजकल जॉइंट फैमिलीज तो रही नहीं कि उनको समझाए कि क्या समाज में कैसे जीना है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली रही जिसमें बच्चा खुद ही अकेला ही पल रहा है या तो भाइयों के साथ पलता है, तो उस केस में इतने संस्कारी नहीं हो पाते हैं, इतनी नैतिक शिक्षा नहीं दी जा पाती। जबकि दादा दादी कहानियाँ सुनाकर नैतिक शिक्षा देते थे कि ऐसा करने से ऐसा होता है। मुझे मेरे बचपन की एक कहानी याद है कि वो कोयल काली कौवा काला, कोयल की बोली मीठी और कौवे की बोली कड़वी, कोयल को हम पास बुलाएं और कौवे को हम दूर भगाएं। ये कविता के रूप में भी थी, कहानी के रूप में भी थी, हमारे दिमाग में सेट करने के लिए, ताकि हम कभी भी कड़वी बोली ना करें, हम क्रोधित ना हों। तो ऐसी कहानियाँ, नैतिक शिक्षा, पंचतंत्र की कहानियाँ अब
स्कूल एजुकेशन में नहीं है, क्योंकि अब स्कूल एजुकेशन में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई हैं और हम जो संस्कार ले रहे हैं वो वीडियो गेम से, टीवी से या ऐसी चीज़ों से संस्कार प्राप्त कर रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से कई जगह पर कमी है उनमें। तो नैतिक शिक्षा की कमी के कारण या समझ कम होने के कारण वो ये नहीं मानते, उनको लगता है कि ये हमें बहुत टोक रहे हैं। सब लोग जाते हैं तो उनके पेरेंट्स तो नहीं टोकते हैं छोटी ड्रेसेस पहनने में, ये क्यों टोक रहे हैं, या हम क्यों ऐसा करें, हमारी ड्रेस में ऐसा क्या है, जब हम क्यों नहीं पहन सकते जब लड़के पहनते हैं। तो कई बातें ऐसी होती हैं जो कि अलग अलग संस्कृति होती है, हमारा समाज अलग अलग है, अलग अलग चीज़ें अप्रूवल होती हैं। वो लोग उसकी शादी वगैरह के बारे में सोचते हैं, पर बच्ची के दिमाग में अभी वो सब बातें नहीं आ पाती हैं, या बच्चों के दिमाग में भी ये बातें नहीं आती कि उनको कमाने जाना है। और अगर वो इस तरीके की आदत डालेंगे, रोज़ घूमने जाएंगे या पैसे आर्थिक रूप से कितने सशक्त हैं उसके पेरेंट्स, वो समझ नहीं पाता है। और इन सब प्रॉब्लम्स को लेके वो गुस्सा हो जाता है कि मेरे को ही रोका टोका जाता है। और जब पेरेंट्स इस बात को बोलते हैं तो वो, अगर वो अपने गुस्से को दबा लेता है, उनको कुछ भी नहीं कह पाता है, तो फिर वो ऐसी गलत कामों की तरफ इस ऊर्जा को दे देता है, जैसे नशा करना, आत्महत्या करना, ड्रग्स वगैरह लेना। और अपना उसका जो क्रोध बताने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। धीरे धीरे वो माता पिता से दूर रहने लगता है, उनकी बात ना मानना, जवाब दे देना, उल्टे जवाब दो, बोली में भी सुधार नहीं करता है, पेरेंट्स को इज्जत कम करना, बेइज्जती कर दी, उठ के चले गए, पटक के चले गए सामान, खाना नहीं खाया, खाने की प्लेट पटक दी, ये सब कार्य जो नकारात्मक कार्य हैं उनको करता है। इससे माता पिता को बहुत आघात पहुंचता है। और अगर हम गौर करें तो इसमें घाटा तो उस बच्चे का खुद का ही है। आलोचना होती है, निराशा व पश्चाताप होता है, और साथ में बच्चा अगर मान लीजिए टीचर्स भी उसे टोकते हैं तो उसे बुरा लगता है। घाटा तो उसी की परसेंटेज के लिए होगा, उससे टीचर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। तो माता पिता, बड़े बुजुर्ग निस्वार्थ भावना से उसको बचाना चाहते हैं कि ये इस गलत आदतों से बचे, क्रोध से बचे, पर वो बच्चा क्रोधित होता रहता है और उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सकारात्मक होकर उसके उपयोग में नहीं आती है और उसके फ़ायदे में नहीं होती है। पर ये क्रोध प्रबंधन ये सिखाता है कि हम नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों के लिए उपयोग में लें। ऊर्जा तो ऊर्जा ही होती है, शक्ति है ऊर्जा, उसको हमें उपयोग में लेना चाहिए। और उसके लिए हम लोग कुछ टिप्स हैं जो एंगर मैनेजमेंट या क्रोध प्रबंधन के लिए होनी चाहिए, तो वो हमें लेनी चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले सोचें। जब आपको इन सब स्थितियों में क्रोध आ गया है तो आप कुछ भी बोल रहे हैं तो उससे पहले आप सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं, कि क्या सही है, क्या गलत है, किसके सामने बोलना चाहिए, किसके सामने नहीं बोलना चाहिए। शांत होकर अपने क्रोध के बारे में सोचें कि क्रोध का कारण क्या है। बिल्कुल तसल्ली से सोचें कि मैं क्यों क्रोधित हो रहा हूँ। क्या मैंने खाना नहीं खाया है, क्या मेरे को ये लग रहा है कि ये गलत है, या क्या मेरे साथ अन्याय हो रहा है, क्या मेरे साथ कोई ऐसी बात हो रही है जो मैं नहीं चाहता हूँ, या अगले बंदे ने क्यों ऐसा किया, उस पर भी गौर करे। वो अगर वो सब चीज़ों पर गौर करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैं कितने प्रतिशत सही हूँ। अगर अपन थोड़ी देर बाद सोचते हैं तो शायद हमें लगता है कि नहीं, हम गलती में थे। व्यायाम, योग, क्रियाएं, या जो शांति देकर इष्ट देव को याद करें, या ऐसी क्रियाएं जो उनकी फेवर के लिए उनको लगे कि उससे मुझे बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। जो बातें हमें संतुष्टि दें, शांति दें, जैसे म्यूज़िक सुनने से किसी को मन अच्छा हो जाता है, शांति मिलती है,
या कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने से उसी को शांति मिलती है। तो ऐसा करने से थोड़े हम शांत हो जाएंगे। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, जब तक हमारा मानसिक रूप से हम शांत नहीं होंगे, तब तक हम सही निर्णय लेने में संभव नहीं है हमारे से। फिर हमें उल्टी गिनती गिन लेनी चाहिए। उसी समय अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हमें उस उल्टी गिनती गिननी चाहिए 1 से 10 तक, तो जिससे हमारा मन शांत हो जाता है, हम सोचने समझने योग्य बन जाते हैं। और फिर उसके बाद में हमें लोगों से इस संबंध में बात करनी चाहिए जिन पर आप विश्वास रखते हैं। उनसे इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, उनसे बातचीत करके पता कर सकते हैं कि कहाँ कोई गलती है नहीं है। क्योंकि जब हम दूसरे को ये बात बताते हैं तो वो दूसरे की गलती और हमारी गलती दोनों को देखता है और वो निर्णय लेके बता देता है कि शायद तुम ज़्यादा गलत हो या वो ज़्यादा गलत है। तो उससे भी हमारे विचार जो हैं वो बदल जाते हैं। ध्यान को अपना जो दिमाग हम उस गुस्से में लगा रहे हैं उससे भटकाना चाहिए। अगर हमें गुस्सा भी आ रहा है तो उसको दूसरी दिशा में सोचें। दूसरा चीज़ सोचना चालू करेंगे तो हम शायद उस गुस्से को भूल जाएंगे। कई बार क्या होता है कि अगर दोनों तरफ से गुस्से की जो शक्ति है नकारात्मक लड़ेगी तो वो बम फूट जाएगा और उससे दोनों का घाटा होगा। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि नकारात्मक ऊर्जा न नष्ट कर सके हमारे जीवन को, उसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। समस्या पर शांत होकर विचार करें। 1 गिलास ठंडा पानी पी लें। माफ़ करना सीखें और भूलना सीखें। गलती इंसान से ही होती है। अगर अपन एक बार माफ़ कर देते हैं तो जो गलती करता है, मान लीजिए आपके ऊपर कोई ज़ोर से पटक के चला गया। बच्चे, माँ बाप कितनी बार ऐसी प्रक्रिया से गुजरते हैं कि बच्चा उनको जवाब देकर गिलास पटक के चला गया कि आप तो हमारे लिए काम ही नहीं करते हो, आप हमने कुछ किया ही नहीं हमारे लिए ज़िंदगी में। पर वो उसका उस समय कोई रिएक्शन नहीं देते हैं और फिर वो चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब बच्चा शांत होता है तब उसे लगता है ये मैंने बहुत गलत किया, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैंने ऐसी बात क्यों निकाली। तो वो आपसे आके माफ़ी मांगता है। तो माफ़ करना भी सीखें और कुछ चीज़ें होती हैं माफ़ करने के बाद भूलना भी सीखें। उसको लंबा लेके नहीं खींचना चाहिए कि ये हमारे को उसने इस तरीके से बोला था, इस तरह से क्रोध दिखाया था, मैं भी बदला लूँ। बदले की भावना इस संबंध में नहीं रखनी चाहिए। तो यानी नकारात्मक ऊर्जा को हरदम दबाने की ही कोशिश कीजिए। लंबी सांस लें और सकारात्मक तरीके से अपना पक्ष रखें ताकि हमें मालूम रहे कि हम कहाँ पर हम सही हैं और वो गलत हैं, या दूसरे को ये समझाने का प्रयास करें कि वो गलत है और उसे इस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। और अगर वो गलत है तो उसकी बात का कतई न माने, उसे समझाएं, अपना पक्ष बिल्कुल शांति से रखें कि मैं इसे सही इस तरीके से आप सोचेंगे, ये हमारी गलती नहीं है और आप इस कारण से मुझे क्रोध आया, आपने ऐसा किया। उस समय रोना धोने से कुछ नहीं होता। इमोशंस को इमोशंस की तरह से नहीं, शांति से सोचकर दिमाग से उसका समस्या का समाधान ढूंढें और इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए काम करें ताकि जो जिस समय क्रोधित होते हैं, अगर हम थोड़ा सा समय निकाल दें तो वो क्रोध शांत हो जाएगा और बड़ी लड़ाई बच जाएगी। तो हम यही चाहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा से हमारा विकास बाधित न हो, हम सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर लें उसे और हमारे अंदर शांति हो, हम आत्मविश्वास बढ़े और हम एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बन सके। क्रोधित जो क्रोध करता रहता है वो व्यक्ति कभी भी अच्छे व्यक्तित्व को नहीं प्रदर्शित कर पाता, समाज में अपना स्थान अच्छा नहीं बना पाता। तो हम एक अच्छे प्राणी बनना चाहते हैं तो हमें क्रोध प्रबंधन करना अति आवश्यक है। धन्यवाद।